नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा अंतर्राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम लेकर आए हैं दुनिया भर की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरें, जिनका असर केवल क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित नहीं है बल्कि वैश्विक सुरक्षा, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी पड़ सकता है। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम बात करेंगे मध्य पूर्व से लेकर यूरोप और दक्षिण अमेरिका तक के उन घटनाक्रमों की जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। सबसे पहले रुख करेंगे दक्षिण लेबनान का, जहां हाल ही में हुए युद्ध विराम और अमेरिका की मध्यस्थता में बने समझौते के बावजूद इजराइल की ओर से नए हवाई और तोपखाने हमलों की खबरें सामने आई हैं। आखिर सीमा पर फिर से तनाव इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया है और इसका क्षेत्रीय स्थिरता पर क्या असर पड़ सकता है, इस पर भी हम नज़र डालेंगे। इसके बाद चलेंगे गाजा पट्टी, जहां संघर्ष विराम लागू होने के बावजूद लगातार सैन्य कार्रवाई की खबरें सामने आ रही हैं। नए हवाई और ड्रोन हमलों में कई लोगों की मौत और बड़ी संख्या में लोग घायल होने की सूचना मिली है। साथ ही जमीनी हालात, मानवीय संकट और बदलते सैन्य घटनाक्रम की पूरी जानकारी भी हम आपको देंगे। आज के बुलेटिन में हम फ्रांस और ओमान की महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल पर भी चर्चा करेंगे। दोनों देशों ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में नौवहन, अमेरिका ईरान वार्ता और फिलिस्तीन के दो राष्ट्र समाधान को लेकर बड़ा संयुक्त बयान जारी किया है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। इसके अलावा आपको लेकर चलेंगे दक्षिणी अमेरिका देश वेनेजुएला, जहां भीषण भूकंप के बाद राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। अमेरिका ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सहायता और खोज बचाव टीमों की तैनाती का ऐलान किया है। जानेंगे कि जमीन पर हालात कितने गंभीर हैं और राहत कार्य किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। वहीं यूरोप की सुरक्षा से जुड़ी एक बड़ी खबर भी इस बुलेटिन का एक अहम हिस्सा है। कनाडा ने नाटो के साथ अपने रक्षा सहयोग को और मजबूत करने का संकेत दिया है। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और नाटो महासचिव मार्क रूटे की महत्वपूर्ण बातचीत, रक्षा बजट में बढ़ोतरी और आगामी नाटो शिखर सम्मेलन से पहले की रणनीति पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दक्षिणी लेबनान से एक बड़ी खबर सामने आई है। हाल ही में अमेरिका की मध्यस्थता में हुए समझौते के बावजूद इजरायली सेना ने सोमवार शाम दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में नए हवाई और ड्रोन हमले किए हैं। लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार नबाती गवर्नरेट में कंतारा और देर सिरियान कस्बों के बीच एक क्षेत्र को हवाई हमलों में निशाना बनाया गया। इसके अलावा दाइर सिरियान के बाहरी इलाकों और लितानी नदी के आसपास भी भारी ड्रोनों से गोलीबारी की गई। रिपोर्ट्स के अनुसार बिन्त जुबैल जिले के हदासा कस्बे पर भी तोपखानों से हमले किए गए हैं। फिलहाल इन हमलों में किसी के हाथाहाथ होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आपको बताते चलें कि शुक्रवार को लेबनान और इजराइल के बीच अमेरिका की मध्यस्थता में एक रूपरेखा समझौते पर सहमति बनी थी। इस समझौते का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से इजरायली सेना की वापसी और दोनों देशों की सीमा पर तनाव को कम करना बताया गया था। हालांकि ताज़ा हमलों के बाद इस समझौते के भविष्य और क्षेत्र में शांति की संभावनाओं को लेकर नए सवाल खड़े हो गए हैं। सोमवार को इजराइल की ओर से गजा के विभिन्न इलाकों में किए गए नए हवाई और ड्रोन हमलों में कम से कम 8 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है, जिनमें एक महिला, उसकी छोटी बेटी और एक बच्चा भी शामिल था, जबकि दर्जनों लोग घायल बताए गए हैं। चिकित्सकीय सूत्रों के अनुसार दक्षिणी गजा के खान यूनिस के पश्चिमी अल मवासी क्षेत्र में विस्थापित परिवारों के तंबुओं को निशाना बनाकर किए गए हवाई हमले में एक महिला और उसकी बेटी की जान चली गई। इस हमले से तंबू और लोगों के सामान को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इससे पहले अल मवासी के समुद्र तट के पास एक ड्रोन हमले में 2 और फिलिस्तीनियों की मौत की खबर सामने आई है और 27 लोग इसमें घायल बताए गए हैं, जिन्हें नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स तथा दूसरे अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। वहीं खान यूनिस के पूर्व में बनी सुहेला चौराहे के पास नागरिकों के एक समूह पर भी गोलीबारी में एक व्यक्ति की मारे जाने की खबर है और एक बच्ची इसमें घायल बताई गई है। मध्य गाजा के देर अल बलाह में अल बरका स्ट्रीट पर नागरिकों की भीड़ पर किए गए ड्रोन हमलों में 3 और लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक बच्चा भी शामिल था, जबकि कई अन्य घायल इसमें बताए जा रहे हैं। उत्तरी गजा के बैत लहिया क्षेत्र में इजरायली गोलीबारी में एक युवक और एक महिला घायल हुई है। इस बीच खान यूनिस के उत्तर पूर्व में इजरायली सेना ने कई इमारतों और ढांचों को नुकसान पहुंचाया है, जिससे इलाकों में जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। दूसरी ओर मध्य गाजा के नुसरत शरणार्थी शिविर में इजरायली सैन्य वाहनों के आगे बढ़ने और सलाह अल दीन सड़क पर गोलीबारी तथा तोपखाने से हमले किए जाने की खबर सामने आई है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि सेना ने तथाकथित येलो लाइन पर लगे कंक्रीट अवरोधों को हटाकर उन्हें लगभग 150 मीटर पश्चिम की ओर खिसका दिया है और नए अवरोध भी लगाए गए हैं, जिससे संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन बताया जा रहा है। वहीं ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक की फ्रांस यात्रा के समापन पर दोनों देशों ने एक संयुक्त बयान जारी करते हुए स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को फिर से पूरी तरह खोलने और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर बिना किसी शर्त के सुरक्षित एवं निर्बाध नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। दोनों देशों ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के अनुसार सभी देशों को निर्बाध आवागमन का अधिकार मिलना चाहिए। संयुक्त बयान में अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते ज्ञापन का भी स्वागत किया गया और दोनों पक्षों ने दीर्घकालिक कूटनीतिक समाधान के लिए जारी वार्ता का समर्थन जताया है। इसके साथ ही फ्रांस और ओमान ने दो राष्ट्र समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए फिलिस्तीनी जनता के आत्मनिर्णय के अधिकार और एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश की स्थापना के समर्थन की पुष्टि की है। ये यात्रा लगभग 4 दशकों में किसी ओमानी सुल्तान की फ्रांस की दूसरी आधिकारिक यात्रा मानी जा रही है। वहीं दूसरी ओर वेनेजुएला से इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। हाल ही में आए विनाशकारी भूकंपों के बाद राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया गया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने घोषणा की है कि पहले से घोषित मानवीय सहायता के अलावा अतिरिक्त $5 करोड़ की सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही साझेदार संगठनों के लिए कुल अमेरिकी सहायता $20 करोड़ तक पहुंच गई है, जिसमें द्विपक्षीय सहायता और संयुक्त राष्ट्र मानवीय समन्वय कार्यालय के कंट्री पूल्ड फंड के माध्यम से दी जा रही सहायता भी शामिल है। अमेरिका ने आर्थिक मदद के साथ साथ नागरिक और सैन्य लॉजिस्टिक्स, खोज एवं बचाव दल तथा आपातकालीन राहत सामग्री भी भेजी है। फ्लोरिडा के मियामी स्थित नए मानवीय लॉजिस्टिक्स केंद्र से भी राहत अभियान संचालित किया जा रहा है। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अमेरिका ने 300 से अधिक खोज एवं बचाव कर्मियों को वेनेजुएला में तैनात किया है और इसे किसी प्राकृतिक आपदा के लिए अमेरिका की अब तक की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय राहत प्रतिक्रिया बताई जा रही है। अधिकारियों ने यह भी कहा कि भूकंपों में 3 अमेरिकी नागरिकों की मौत हुई है, जबकि 12 अन्य लापता बताए जा रहे हैं और उनके लिए 24 घंटे विशेष सहायता अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच ताज़ा आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2 शक्तिशाली भूकंपों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1400 हो गई है और 3000 के आसपास लोग घायल हो गए हैं और 12,700 से ज़्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार पिछले सप्ताह बुधवार को वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप केवल 39 सेकंड के अंतराल पर आए थे, जिसके बाद व्यापक तबाही मची थी। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने नाटो महासचिव मार्क रूटे के साथ हुई बातचीत में कहा कि कनाडा ने पिछले कई दशकों में यूरोप में अपनी सबसे बड़ी और लगातार बनी रहने वाली सैन्य तैनाती की है। ये बातचीत अगले सप्ताह तुर्की की राजधानी अंकारा में होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन से पहले हुई है। दोनों नेताओं ने रक्षा निवेश बढ़ाने, सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने और यूक्रेन के समर्थन को लेकर चर्चा की। प्रधानमंत्री कार्नी ने बताया कि कनाडा ने पहली बार बर्लिन दीवार गिरने के बाद नाटो के सकल घरेलू उत्पाद के 2% रक्षा खर्च के लक्ष्य को हासिल कर लिया है और अब देश नाटो के नए 5% रक्षा लक्ष्य की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 1 वर्ष के दौरान ऑपरेशन रीइंश्योरेंस के तहत कनाडा ने यूरोप में 3 दशक से अधिक समय की अपनी सबसे बड़ी निरंतर सैन्य तैनाती की है। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने एक मजबूत और एकजुट नाटो गठबंधन के लिए मिलकर काम जारी रखने पर सहमति जताई है। 7 और 8 जुलाई को अंकारा में होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन में सभी 32 सदस्य देशों के नेता, शीर्ष सैन्य अधिकारी, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री शामिल होंगे। सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भागीदारी भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिससे इस बैठक का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। ये थी आज की अपडेट, पूरे वर्ल्ड की अपडेट। मिलता हूँ मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।